नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई एजुकेशन इंडिया पे। और दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए इंडिया जीके की क्लास लेके। इससे पहले हमने इंडिया जीके की 6 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वो क्लास देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी वो क्लास देख सकते हैं। उन क्लासेस में हमने लगभग 150, किसी क्लास में 100 प्लस, किसी में 150 प्लस इतने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं और कुछ एक्सेप्टेड है जो अगले एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो आप अगर देखना चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और एक विशेष बात, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो के लिंक को है वो यूट्यूब के वो व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, आज की क्लास है वो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वे हिंद का युद्ध 1008 से 9 ईस्वी में निम्नलिखित में किसके मध्य हुआ? ऑप्शन है हमारे पास महमूद गजनवी और आनंदपाल, महमूद गजनवी और जयपाल, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और जयचंद। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महमूद गजनवी और आनंदपाल। वह हिंद का युद्ध है वो महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? ऑप्शन है हमारे पास इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था जिसने है वो स्थायी सेना रखी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। दूसरा कथन है, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। तीसरा है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश है वो फसल के आदेश तक है वो बढ़ा दिया गया था। तो हमें ये 3 कथन दिए हुए हैं, और इन 3 कथन में से हमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। ऑप्शन ए है हमारे पास पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी है हमारे पास पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन सी है हमारे पास सभी गलत हैं, या ऑप्शन डी है सभी सही हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सही है। जी हाँ, इसके वो तीनों भी बिल्कुल सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके अंदर जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने वो अनाज के दाम भी नियत किए। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश है वो फसल के आदेश तक बढ़ा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? ऑप्शन देखते हैं हमारे पास, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, खिजर खां सैयद या सिकंदर लोदी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खिजर खां सैयद। खिजर खां सैयद है वो तैमूरी शासक शाहरुख के अधिराज्य में आने का उसने स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? जी हाँ, हमें बताना है गुलरुखी के उपनाम से है वो कविताएं कौन लिखा करता था। ऑप्शन है हमारे पास इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी, शम्स ए सिराज अफीफ या सिकंदर लोदी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिकंदर लोदी। जी हाँ, सिकंदर लोदी है वो गुलरुखी के उपनाम से है वो कविताएं लिखा करता था। अगला क्वेश्चन, हमें कुछ कथन दिए हुए हैं और वो बताना है रजिया सुल्तान के संबंध में क्या असत्य है, यानी निम्न में से कौन सा कथन है वो रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है। ऑप्शन है हमारे पास, इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। दूसरा कथन है, 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली के सुल्तान बनी। ऑप्शन सी है, उसने हबशी सरदार मलिक याबूब को नायाब ममलकित के पद पर नियुक्त किया। और ऑप्शन नंबर डी है, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया।
तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा असत्य है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रजिया के संबंध में ये असत्य है। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? ऑप्शन है हमारे पास, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। ऑप्शन बी, भूराजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन जब प्रत्यक्ष रूप से सशक्त के हाथों में केंद्रित हो गए। ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी भारत में एक नगर क्रांति का सूत्रपात हुआ। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत है वो केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का ये परिणाम है वो नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? ऑप्शन है हमारे पास, जमात खाना मस्जिद, सीरी, कुतुब मीनार, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुतुब मीनार। अलाई दरवाज़ा है वो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? ऑप्शन है हमारे पास, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान, या तैमूर लंग। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद गौरी। जी हाँ, मोहम्मद गौरी का आक्रमण है वो भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? हमें बताना है मोहम्मद गौरी किस वंश का था। ऑप्शन है हमारे पास, यामिनी, शंशबिनी, गुलाम, या खिलजी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शंशबिनी। मोहम्मद गौरी है वो शंशबिनी वंश का था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, शहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन साम, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत का पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? ऑप्शन है हमारे पास, मुल्तान, अनहिलवाड़ा, पंजाब, या इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुल्तान। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत का पहला आक्रमण है वो मुल्तान के खिलाफ किया। अगला क्वेश्चन, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? ऑप्शन है हमारे पास, सोलंकी शासक भीम द्वितीय, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, गढ़वाली शासक जयचंद, या इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोलंकी शासक भीम द्वितीय। जी हाँ, सोलंकी शासक भीम द्वितीय है, इसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था और वो भारत का पहला शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में क्या था? जी हमें बताना है कौन सी जगह है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच है वो विवाद के मूल में मुख्य कारण थी। ऑप्शन है हमारे पास, बठिंडा, मुल्तान, उच्च, या अनहिलवाड़ा। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बठिंडा। जी हाँ, बठिंडा है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल कारण था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन है हमारे पास, मुल्तान पर आक्रमण, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, या बठिंडा पर आक्रमण। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध। जी हाँ, तराइन का द्वितीय युद्ध है वो मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था, क्योंकि इसमें पृथ्वीराज चौहान है वो हार गए थे और भारत में मोहम्मद गौरी की सत्ता है वो स्थापित हो गई थी। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? जी हमें बताना है जो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ था वो किस नाम से जाना जाता है, जो 1194 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन है हमारे पास, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, या पानीपत का प्रथम युद्ध। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य जो युद्ध हुआ था उसे चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन है वो बहुत बार पहले भी एग्ज़ाम में आ चुका है और आगे भी इसके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन,
मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? ऑप्शन है हमारे पास करमाथी, गजनवी, सोलंकी या पंजाब के खोखर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब के खोखर। जी हाँ, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण है वो पंजाब के खोखर, जो ये शासक थे, खोखर शासक, इनके विरुद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिससे भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित हो गई और बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन है वो किसका है? ऑप्शन है हमारे पास वी.ए. स्मिथ, लैनपुल, ईश्वरी प्रसाद या अलबरूनी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वी.ए. स्मिथ। जी हाँ, वी.ए. स्मिथ है, इसने ही कहा था कि तराइन का द्वितीय युद्ध है वो निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इससे वो मुसलमानों की जो आधारभूत सफलता है वो निश्चित हो गई थी, क्योंकि जो मुख्य शासक थे भारत के पृथ्वीराज चौहान है वो हार गए थे, और इसके बाद जो भी मुसलमानों के आक्रमण हुए थे वो तो इसके परिणाम मात्र थे। तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, वी.ए. स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 19। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार, बंगाल विजय और असम पर आक्रमण किया? ऑप्शन है हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, नासिरुद्दीन कुबाचा या ताजुद्दीन यलदौज। तो हमें बताना है मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय और असम पर है वो आक्रमण किया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक है वो रामचंद्र देव था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक कथन दिया हुआ है हमें, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। इतिहासकार जो बर्नी है, इसने यह कदम यह जो कथन है वो किस सुल्तान के लिए कहा? ऑप्शन है हमारे पास इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, बर्नी ने यह कथन है वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सल्तनत काल में भूरासब का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? ऑप्शन है हमारे पास चौधरी, रावत, मलिक या पटवारी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चौधरी। सल्तनत काल में भूरासब का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी है वो चौधरी था। अगला क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन है हमारे पास लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद है वो भारत में सैयद वंश का राज है वो स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन है हमारे पास बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिरोज तुगलक। सबसे अधिक गुलाम है वो फिरोज तुगलक के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? जी हाँ, आज की सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि बेरोजगारी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। तो ऑप्शन देखते हैं, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, शेरशाह सूरी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने है वो बेरोजगारों को रोजगार दिया था, और राज्य की सरकार भी ये करे तो अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? ऑप्शन है हमारे पास मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी या शेरशाह सूरी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। अगला क्वेश्चन, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? जी हमें बताना है तबकात ए नासिरी है इसका लेखक वह वो कौन था। ऑप्शन है हमारे पास शेख जमालुद्दीन, अलबरूनी, मिनहास उस सिराज या जियाउद्दीन बर्नी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिनहास उस सिराज। तबकात ए नासिरी का लेखक है वो मिनहास उस सिराज था।
अगला क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है हमारे पास इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है हमारे पास लाहौर, दिल्ली, अजमेर, मुल्तान। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी है वो लाहौर थी। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का गुणवत्तापूर्ण कंटेंट है वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चन है वही लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध है वो लड़ते हुए मृत्यु हुई? ऑप्शन है हमारे पास जफर खां, नुसरत खां, अलफ खां, उलुग खां। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जफर खां। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी का यह प्रसिद्ध सेनापति था जफर खां। इसकी मृत्यु है वो मंगोलों के खिलाफ है वो लड़ते हुए हुई थी। अगला क्वेश्चन, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तुगलकनामा के रचनाकार का हमें नाम बताना है। ऑप्शन है हमारे पास बरनी, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो या इसामी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमीर खुसरो। तुगलकनामा के रचनाकार है वो अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? ऑप्शन है हमारे पास ताजुद्दीन यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या नसरुद्दीन कुबाचा। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ऑप्शन है हमारे पास गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि है वो अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? ऑप्शन है हमारे पास ब्रिजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में है वो अग्रगामी भूमिका निभाई। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन है हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। जी हाँ, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूरलंग ने है वो भारत पर आक्रमण किया था और बहुत अधिक लूट खसोट मचाई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन है वो किसने किया? ऑप्शन है हमारे पास यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने या मुगलों ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुर्कों ने। पोलो खेल का प्रचलन है वो तुर्कों ने किया था। अगला क्वेश्चन, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन है हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह या अकबर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महमूद गजनवी। जी हाँ, महमूद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ है वो चांदी के सिक्के निर्गत किए। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनाध्यक्ष है उनमें से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ऑप्शन है हमारे पास गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां, उजबेक खां। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गाजी मलिक। गाजी मलिक है वो अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से पहला था जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, जबावित क्या थे? जी हाँ, मैं एक मतलब ये शब्द दिया हुआ है, एक पदवी है या मतलब क्या जबावित क्या थे? ये कोई पदवी थी या कोई कानून था या क्या था, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन देखते हैं, कृषि संबंधी कानून, राज्य कानून, हिंदुओं से संबंधित मामले या इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है जबावित क्या थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
राज्य कानून। जवाबी था वो एक राज्य कानून होते थे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? ऑप्शन है हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के या कुतुबुद्दीन ऐबक के। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? ऑप्शन है हमारे पास अमीर खुसरो, फरिश्ता, इब्न बतूता या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इब्न बतूता। इब्न बतूता ने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का अपने जो लेख है या ग्रंथ है इसके अंदर है वो विस्तृत विवरण है वो दिया है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन है हमारे पास 1210 में, 1398 में, 1492 में या 1526 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण है वो 1398 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? ऑप्शन है हमारे पास बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या शेर शाह। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक है वो अपने सनक भरी योजनाओं के लिए जाना जाता था और एक मतलब कल्पनाशील शासक था। जो इसके मन में आता था वही वो लागू कर देता था। तो इससे इसकी जनता है वो बहुत परेशान थी। इसने अपनी राजधानी है वो दिल्ली से देवगिरी में बसाई थी और उसका नाम दौलताबाद रखा था। सारी प्रजा को वहाँ ले गया था, लेकिन वहाँ जब उसका जी नहीं लगा तो वापस दिल्ली आ गया। तो कुछ लोग रास्ते में जाते हुए मारे गए, कुछ वापस आते समय मारे गए। तो मतलब एक सनक भरा शासक था अलाउ ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है। तो इसके बारे में बदायूनी ने कहा है कि जब इसकी मृत्यु हुई तो राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई, क्योंकि प्रजा है वो इससे बहुत दुखी थी, तंग आ चुकी थी, इसलिए प्रजा को इससे मुक्ति मिल गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा सुल्तान है वो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलैमाओं ने विरोध किया? जी हाँ, सल्तनत काल का कौन सा सुल्तान है जो एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन जो उस समय के उसके उलेमा थे, उलेमाओं ने उनका विरोध किया था? ऑप्शन है हमारे पास बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या शेर शाह। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी है वो एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन जो उसके दरबार में या उसके राज्य में जो उलेमा थे उन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? ऑप्शन है हमारे पास कुतुब मीनार, लोधी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या लाल किला। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हुमायूं का मकबरा। जी हाँ, हुमायूं का मकबरा है वो ऐतिहासिक स्मारक है, वो भारत और फारसी वास्तुकला है उसका एक नायाब उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? जी हाँ, हमें बताना है कौन से वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम जो गाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं या बजाने वाले, उनका वो श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। ऑप्शन है हमारे पास वीणा, ढोलक, सारंगी या सितार। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सितार। जी हाँ, सितार को है वो हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का वो सर्वश्रेष्ठ मिश्रण है वो माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी तथा हिंदुस्तानी के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास जियाउद्दीन बर्नी, अफीफ, इसामी या अमीर खुसरो। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमीर खुसरो। जो नई काव्य शैली है ना उसके जन्मदाता है वो अमीर खुसरो थे। अगला क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? ऑप्शन है हमारे पास इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है सिकंदर सानी की उपाधि है वो किसने धारण की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने है वो सिकंदर सानी यानी सिकंदर के जैसे मतलब महान ऐसी है वो उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, सिक्कों पर खलीफा का
नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन है हमारे पास गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या बहलोल लोदी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान है वो फिरोज शाह तुगलक था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? जी हाँ, ये एक उपाधि है, सैयद उस सलातीन है वो। इसकी उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन है हमारे पास इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन की उपाधि है वो फिरोज शाह तुगलक ने धारण की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? ऑप्शन है हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, सल्तनतकालीन शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसको मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की है वो संज्ञा दी थी। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है हमारे पास इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिरोज तुगलक। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा वो इस मस्जिद का निर्माण कराया था। और कहा जाता है कि इससे पहले ये एक संस्कृत विद्यालय था जिसका निर्माण भिग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, और उसको तोड़कर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके ऊपर जो एक 2.5 दिन के अंदर एक मस्जिद है उसका निर्माण कराया था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। और ये अजमेर में स्थित है, राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित है। अगला क्वेश्चन 53, निम्न में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? जी हाँ, इनमें से जो कौन है वो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ऑप्शन है हमारे पास चंगेज खान, तैमूरलंग, नादिर शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंगेज खान। चंगेज खान है वो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप है वो कहता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंशूर यानी स्वीकृति पत्र या मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? ऑप्शन है हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने मंशूर प्रदान किया या स्वीकृति पत्र है वो प्रदान किया। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब की आर्थिक महत्व को समझा? ऑप्शन है हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इल्तुतमिश। जी हाँ, सल्तनतकालीन शासक इल्तुतमिश है, उसने दोआब की छत्र को समझा क्योंकि उसके अंदर वो उपजाऊ भूमि थी और वहाँ पे कृषि है वो अच्छे तरीके से हो सकती थी। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? जी हमें बताना है जो अफगानिस्तान के शासक है या अफगान शासक है जो दिल्ली में जिन्होंने शासन किया था उनका सही कालक्रम क्या है, मतलब पहले कौन हुआ उसके बाद कौन हुआ, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी या बहलोल लोदी। सिकंदर शाह, बहलोल लोदी या इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी, सिकंदर शाह या इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी या सिकंदर शाह। 4 ऑप्शन में से हमारा एक उत्तर सही होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहलोल लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। पहले बहलोल लोदी हुआ, उसके बाद सिकंदर शाह हुआ, उसके बाद इब्राहिम लोदी हुआ। तो ये कालक्रम है वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासन कौन था? तुगलक राजवंश का वो अंतिम शासक कौन था दिल्ली सल्तनत में? ऑप्शन है हमारे पास फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नसरुद्दीन महमूद या नसरत शाह। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नसीरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद है वो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवान आरिज स्थापित किया।
ऑप्शन बी, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। ऑप्शन सी, महमूद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान है वो स्थापित किया। और ये कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अलग विभाग दीवान आदि स्थापित नहीं किया था। और बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की, तो बलबन ने नहीं की थी। घोड़ों को दागने की प्रथा है वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। तो ये गलत हो जाएगा, पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। और तीसरा क्या है, महमूद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो और ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन है हमारे पास बलबन, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इल्तुतमिश। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने इल्तुतमिश के शासनकाल में वो भारत पर आक्रमण किया, यानी मंगोलों ने जब चंगेज खान के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया तो उसमें इल्तुतमिश है वो भारत का शासक था। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप में सम्मिलित है। ऑप्शन है हमारे पास दीवान ए बंदगान फिरोज तुगलक, दीवान ए मुस्तखराज बलबन, दीवान ए कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए अर्ज मोहम्मद तुगलक। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दीवान ए बंदगान फिरोज तुगलक। ये है वो सही रूप में सम्मिलित है, बाकी ये बी, सी और डी तीनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ था। ऑप्शन है हमारे पास अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, या कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली विशेष राशि है वो फवाजिल कहलाती थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था। ऑप्शन है हमारे पास इल्तुतमिश, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या सिकंदर लोदी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए फिरोज शाह तुगलक है वो प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य कौन सी उपाधि धारण की। ऑप्शन है हमारे पास तूतीय हिंद, केसर है हिंद, जिले हिलाई, या दीन हिलाई। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिले हिलाई। यानी बलबन जब पूर्ण रूप से भारत का शासक बन गया तो उसने आसपास में विजय भी प्राप्त कर ली, सभी को अपने वश में कर लिया था। उसके बाद उसने जिले हिलाई की उपाधि है वो धारण की थी। अगला क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया। यानी भारत का सबसे पहला मकबरा या सबसे पुराना मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है जो सुल्तानगढ़ी यानी दिल्ली है, इसमें इसका निर्माण करवाया और मकबरा शैली का निर्माण होने की शैली का है वो शुरुआत की। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इल्तुतमिश। जी हाँ, इल्तुतमिश है वो मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना, यह कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली, अजमेर, नागौर, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागौर। इल्तुतमिश है जिसने वो दरवाज़ा तारकिन का दरवाज़ा तो बनवाया था जो कि अकबर के जो बुलंद दरवाजे है उसका प्रेरणा स्रोत बना था। तो इस ऑप्शन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो नागौर में स्थित था। तारकिन का दरवाज़ा है वो नागौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर
तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? ऑप्शन है हमारे पास ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रजिया। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 40 तुर्की सरदारों का एक मतलब दल बनाया था, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल कहा जाता था, जिसमें मुख्य 40 व्यक्ति होते थे जो राजा को मतलब राज्य चलाने के संबंध में या कोई और कार्य करने के संबंध में परामर्श देते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का प्रमुख है वो प्रतिद्वंदी था? ऑप्शन है हमारे पास इमामुद्दीन रेहान, किस्लू खां, जफ़र खान या इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इमामुद्दीन रेहान। जी हाँ, इमामुद्दीन रेहान है वो राज दरबार में बलबन का प्रमुख है वो प्रतिद्वंदी था। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? यानी चहलगानी या जो चालीसा दल है उसको समाप्त कर दिया था। ऑप्शन है हमारे पास बलबन, इल्तुतमिश, रजिया या अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बलबन। बलबन ने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः वो सफाया कर दिया था, जिसे इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके राज्य में लखनौती, जो कि बंगाल की राजधानी थी, इसमें तुगरिल खान का विद्रोह और दमन हुआ? ऑप्शन है हमारे पास इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इसमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलबन। जी हाँ, बलबन के राज्यकाल में है वो तुगरिल खान का विद्रोह और दमन हुआ। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बलबन ने वित्त विभाग से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है हमारे पास आंतरिक विद्रोह का दमन करना, मंगोल आक्रमण को रोकना, ए तथा बी दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। यानी कि वित्त विभाग से अलग कर जो उसने सैन्य विभाग की स्थापना की थी, उसका मुख्य उद्देश्य आंतरिक विद्रोह का दमन करना और मंगोल आक्रमण को रोकना, ये दोनों ही उसके मेन उद्देश्य थे। तो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने राज दरबार में घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस यानी पाँव को चूमना इसकी परिपाटी चलाई? यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाना जिसे कहते हैं सजदा, यानी सजदा और पाबोस की परिपाटी चलाई। ऑप्शन है हमारे पास इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलबन। जी हाँ, बलबन ने राज दरबार में सजदा और पाबोस की परिपाटी चलाई। सजदा के अंतर्गत घुटनों पर बैठकर शीश निवाना होता था, और पाबोस के अंतर्गत है वो सुल्तान के पाँवों को चूमना होता था। ये परिपाटी है वो बलबन ने चलाई थी। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। बलबन ने अपने आप को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए अफर सियाब, ऑप्शन नंबर बी हमीर हमजा, ऑप्शन नंबर सी तैमूर या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देख, इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफर सियाब। जी हाँ, बलबन ने अपने आप को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में अफर सियाब वंशज होने का दावा किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक करने या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति या यह वाक्य है वो किससे संबंधित है या किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलबन। जी हाँ, बलबन है वो गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। वह दरबार में न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक करने या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने केलुगडी
या किलाखोरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन है हमारे पास बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला क्वेश्चन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी प्रमुख घटनाएं क्या थी? ऑप्शन है हमारे पास कड़ा, मनिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेश सिद्दी मोल्ला का षड्यंत्र, ऑप्शन नंबर सी उलुग के नेतृत्व में मंगोलों को मुसलमान बनाना एवं उनके दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी प्रमुख घटनाएं तीनों ही थी, यानी मनिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेश सिद्दी मोल्ला का षड्यंत्र भी हुआ था, और उलुग के नेतृत्व में मंगोलों है वो मुसलमान बनने लगे एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती है वो बसाई गई। तो ये सभी घटनाएं हैं वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी थी, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण है वो किसके समय में हुआ, यानी किस सुल्तान के समय में दक्षिण में प्रथम मुस्लिम आक्रमण है वो हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन खिलजी या इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जी हाँ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में प्रथम मुस्लिम आक्रमण वो देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सर्जित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? ऑप्शन है हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे पास अबू रेहान, इमामुद्दीन रेहान, अली गुरसास या इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम है वो अली गुरसास था। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? ऑप्शन है हमारे पास मलिक काफूर, मलिक खान, उलुग खां या नसरत शाह। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में जो गुजरात विजय का अभियान था उसके क्रम में खंभात से मलिक काफूर को खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का है वो नेतृत्व किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा गया क्योंकि उसे हजार दिनार में खरीदा गया था, वह हजार सैनिकों का प्रधान था, उसके पास हजार गांवों का स्वामित्व प्राप्त था, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसे हजार दिनार में खरीदा गया था, उसे इसलिए हजार दिनारी कहा गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। ऑप्शन है हमारे पास रामचंद्र, प्रताप रुद्रदेव, वीर बल्लाल या वीर पांड्य। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रताप रुद्रदेव। यानी दक्षिण अभियान के क्रम में मलिक काफूर को है वो प्रताप रुद्रदेव ने विश्व प्रसिद्ध है वो हीरा कोहिनूर है वो प्रदान किया था, और मलिक काफूर ने यह हीरा है वो अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था मैं इससे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हित करो, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? तो ऑप्शन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या इल्तुतमिश।
तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं सिर्फ ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य है और राज्य की प्रजा के लिए हितकर हो। मैं ये नहीं जानता कि शरीयत यानी जो मतलब इस्लाम धर्म की शरीयत कुरान वगैरह है उसमें इसकी इजाज़त है या नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा कहा था। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया। ऑप्शन है हमारे पास अलाउल मुल्क, अमीर खुसरो, काजी मुगसुद्दीन या फखरुद्दीन। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलाउल मुल्क। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले निश्चय किया था कि वो संपूर्ण विजय पर प्राप्त करेगा, लेकिन अलाउल मुल्क है इसके कहने पर इसने विश्व विजय की योजना को है वो त्याग दिया। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध और अमीरों के बेनिला पर पाबंदी जारी किए। ऑप्शन है हमारे पास बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बलबन। बलबन ने 4 अध्यादेश है वो जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी, ये 4 अध्यादेश जारी किए। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने नया मंत्रालय दीवान ए रियासत यानी वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की। ऑप्शन है हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज तुगलक। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। इसने दीवान ए रियासत है नए मंत्रालय की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, किसके सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग अर्थात घोड़ों पर दाग चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया। ऑप्शन है हमारे पास बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या सिकंदर लोदी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य शासन के क्षेत्र में है वो दाग एवं हुलिया का प्रचलन किया गया। दाग के अंतर्गत घोड़ों पर दाग लगाया जाता था जिससे उनकी पहचान की जा सके, और हुलिये के अंतर्गत सैनिक का जो हुलिया है वो बना कर रखा जाता था ताकि सैनिकों की पहचान हो सके। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने सैनिकों को बूंदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रक्रिया चलाई। ऑप्शन है हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को बूंदान के स्थान पर नगद वेतन है वो देने की प्रक्रिया चलाई। अगला क्वेश्चन, यक अस्पा यानी एक घोड़ा वाला सैनिक और 2 अस्पा यानी 2 घोड़ा वाले सैनिक प्रथा का आरंभ किसने किया। ऑप्शन है हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने। यक अस्पा और 2 अस्पा प्रथा का प्रारंभ है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था। ऑप्शन है हमारे पास गल्ला का, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार, दासों, घोड़ों एवं मवेशियों का बाजार या छोटे छोटे वस्तुओं का बाजार। तो ऑप्शन बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सराय अदल है वो वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार होता था। अगला क्वेश्चन, किसने रस्म ए मियान यानी बीच का रास्ता व तरीक ए इतदाल यानी सुल्तान का तरीका नाम से राष्ट्र सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई। ऑप्शन है हमारे पास गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने रस्म ए मियान और तरीक ए इतदाल के नाम से राष्ट्र सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन में के गिरने से हुई। ऑप्शन है हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक या फिरोज तुगलक। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक।
जी हाँ, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु है वो अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन है हमारे पास गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। इसके अंदर दो ऑप्शन है, फिरोज तुगलक और डी ऑप्शन है वो सेम हो गए, लेकिन इसका उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन, सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जोना खान था? ऑप्शन है हमारे पास गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुल्तान बनने से पूर्व है वो जोना खान था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा? ऑप्शन है हमारे पास गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम है वो अबुल मुजाहिद रखा। अगला क्वेश्चन, किसके राज्य में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? ऑप्शन है हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज तुगलक। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में सदा है वो अमीरों का विद्रोह हुआ था और इसकी चरम परिणति है वो 1347 ईस्वी में नए बहमनी राज्य की स्थापना के रूप में हुई। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन है हमारे पास ठट्टा में, दिल्ली में, दौलताबाद में या लाहौर में। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ठट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु है वो ठट्टा में हुई। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजशेखर एवं जिन प्रभासूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? ऑप्शन है हमारे पास गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने राजशेखर एवं जिन प्रभासूरी जैसे जैन विद्वान हैं उनको राजकीय संरक्षण दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। किस सुल्तान ने 24 करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? ऑप्शन है हमारे पास गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए। जी हाँ, पहले के सुल्तानों ने जो 24 कर लगा रहे थे उनको घटाकर करों की संख्या है वो बिल्कुल 4 कर दी। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने हासिल ए सरब यानी सिंचाई कर नामक नया कर है वो लगाया? ऑप्शन है हमारे पास फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने हासिल ए सरब यानी जो सिंचाई पर लगता था सिंचाई कर, वो नया है वो कर लगाया। अगला क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? ऑप्शन है हमारे पास मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शाहजहाँ। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहम्मद गोरी। जी हाँ, मोहम्मद गोरी है, उसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या इब्राहिम शाह। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुसैन शाह। हुसैन शाह है वो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे इस वीडियो में 100 क्वेश्चन है वो पूरे हो गए हैं। आगे मैंने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके उत्तर है जो आपने कमेंट में करके बताने हैं। जो साथी सही उत्तर कमेंट में बताएंगे उनके नाम अगली वीडियो में अनाउंस किए जाएंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। दिल्ली में किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? ऑप्शन है हमारे पास बलबन ने, फिरोज तुगलक ने,
अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन कासिम ने? इस क्वेश्चन का आपने कमेंट में उत्तर करके बताना है कि क्या उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे पास यासुल खान, एशुगई, तेमुचिन या उगंदी। इस क्वेश्चन का भी आपने कमेंट में उत्तर बताना है। जो साथी सही उत्तर बताएंगे उनके नाम है वो वीडियो में अनाउंस किए जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर है वो ज़रूर बताएं कमेंट में। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक भी कर देना। और इस वीडियो के लिंक को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी दोस्तों को इसके बारे में बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को है वो सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।